हेलो भाई। कैसे हो सब? अच्छा, तो सब ठीक ही होंगे। अगर कोई बच्चे ठीक नहीं है तो वे जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। ठीक है भाई। हमारी कामना है कि जल्द से जल्द ठीक हो, और ठीक होने के बाद अपनी इस पर पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। कि आप जो आपका लेक्चर है ये 10th का 7वां लेक्चर है, एक्सरसाइज चलेगी आज आपकी। एक्सरसाइज 1.1 चलेगी। ठीक है। 1.1 स्टार्ट होगी आज आपकी एक्सरसाइज। ठीक है। तो भाई अपना टारगेट की ओर चलते हैं, जिस पर हमारा निशाना है, जिस पर हमारा टारगेट है वो स्टार्ट करते हैं। इस बार 2026 और 27 में मैथ पर हमारा अटैक ऐसा होना चाहिए कि 100 में से 100 नंबर आवे। ठीक है भाई, कितने हैं? 100 में से 100। भाई 98, 97 और ये 99, ये कई बार आ चुके। एक आधा बच्चा हमें ऐसा चाहिए, बच्चे ऐसे चाहिए 100 में 100 लगे। देखो सारा करवाया वायल है सारा। बस आपको उसे अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से तो बिल्कुल आसान। 3 सवा 3 घंटे का पेपर आप लोग 2 या ढाई घंटे में क्लियर कर देंगे उसे। क्लियर कुछ नहीं है। चलो एक्सरसाइज चलती है। देखो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, जो मैं इसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ सबसे पहले एनसीईआरटी करवाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल आपको पकड़ने जरूर हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में से ही 99% पेपर तैयार करते हैं एग्जामिनर। 99%। ठीक है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, और उससे रिलेटेड, उससे जो रिलेटेड होंगे अदर क्वेश्चन होंगे वे भी सारे करवाएंगे। तो एनसीईआरटी पर तो बिल्कुल फोकस होना चाहिए, और अदर पे भी, क्योंकि पता नहीं चलता उनका ऑब्जेक्टिव है अपने धोरे से सोच साथ समझ के बनाते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव है, अदर राइटर की बुक है तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। सारा का सारा पेपर लगेगा बोर्ड में जाके, सारा का सारा पेपर। ठीक है भाई। चलो एक्सरसाइज चल गई आपकी 1.1 है, पर्सनावली। किसी के पास सरकारी में जो बच्चे स्कूल, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें एनसीईआरटी बुक लगी हुई है, प्योर एनसीईआरटी। तो सबसे पहले मैं उसी के सवाल करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के। और जब मैं एनसीईआरटी के सवाल करवाऊंगा, किसके? एनसीईआरटी के, तो मैं एन लिख दूंगा। एन इसका मीनिंग ये है कि एनसीईआरटी का सवाल है। और एनसीईआरटी से अगर अलग हुआ तो उसमें लिख दूंगा मैं ओ। ओ का मतलब अदर। ये अदर सवाल है एनसीईआरटी से हटकर। क्लियर? चलो भाई अब मैं स्टार्ट करता हूं। आपको तो अच्छे से समझना है और मुझे अच्छे से समझाना है। जैसे देखो पहले का दूसरा देख लो। पहले का दूसरा है, इसमें दे रखा है एनसीईआरटी के ये 156। क्या का सवाल है ये? एनसीईआरटी का। चलो मैंने स्टार्टिंग में एन लगा दिया। एनसीईआरटी का सवाल है। करना क्या है इसका? इसने कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। सबसे पहले इसके गुणनखंड करो आप 156 के। कैसे करेंगे? 156 भाई 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि लास्ट की संख्या क्या है इसकी? लास्ट के डिजिट या इकाई का अंक क्या है? सम है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, काट लो। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे कितना? 16। 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 नम 18। ठीक है। अच्छा अब कितना कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो ये आ गया भाई, आ गया आंसर बस। तो 156 के फैक्टर आपके क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। पावर के रूप में लिख लो। एक एक 2, तो यह कि 2 की पावर 2 गुणा में कितना? 3 और गुणा में कितना? 13। ये आ गया 156 के। और ये हमारा क्या है? आंसर आ गया। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ये इसके अभाज्य गुणनखंड थे। ठीक है। अच्छा, और बीच में गुणा का निशान लगा दिया, तो गुणनखंड करने के बाद इसे गुणनफल के रूप में भी लिख दिया। बस ऐसे दिखाने सारे के सारे सवाल। ठीक है भाई। पहले का कौन सा था? यो दूसरा। अगर मैं ऐसे ही अगर मैं ऐसे ही एक सवाल और लूँ उसका, बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत सिंपल। अगर हमने मान लिया पहले का, चलो तीसरा ही ले लो। क्या दिया उसने पहले के तीसरे में? पहले के तीसरे में है भाई 3825। यह है 3825 है, 3825। इसके इसके भी करने हैं फैक्टर। करियो 3825 के।
3825। बताओ कितने से डिवाइड होगा ये? 5 से डिवाइड। आप क्या कहेंगे? 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल है इनके, है ना, विभाजिता के नियम है। इकाई का अंक 5 आ रहा तो 5 से डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। 5 से डिवाइड करो, 5 से कट्टू हटो, 5 सते कितने हो जाएंगे? 5 सते 35, कितने बचेंगे भाई? 35, 30 और 5 और 3 हो गए, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, फिर 5 आ गया, 5 से डिवाइड करो, 5 से काटो, 5 का पढ़ा इस पे चलेगा, 5 एकम 5, कितने बच गए? 2 हो गए, कितने भाई? ये हो गए 26, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 और 3 8 रे 9, 3 के पढ़े से कट जाएगा यो, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 से 5 और 1 6, तो 3 से कट जाएगा, 3 से 17 ती 51 हो रहा है, 17 ती 51, 17 के पहाड़े से कटेगा, ये आ गया। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आ जाएगा? 3825 का आंसर ये आ जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 की पावर 2 और गुणा में 5 की पावर 2 और गुणा में 17 और दिस आंसर। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर आ गया। आंसर कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे नहीं, एक पैसे की दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया हमारा, क्लियर। बस इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके जो डबल बार आ रहा उस पर डबल पावर लगा देंगे, जो 3 बार आ रहा 3 पावर लगा देंगे, जो 5 बार आ रहा 5 पावर लगा देंगे। आगे समझ में? आप कहोगे हाँ जी आ गया। चलो तो भाई इसके क्वेश्चन पहले के सारे ऐसे ही करने हैं, दूसरे के सेम है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए अब जब आप इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर अटैक करते हैं। अटैक। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों के मार्क्स टॉप आने चाहिए, टॉप, और 100 में से 100 नंबर जरूर आवे, जरूर। ये देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए? n के लिए। चाहे आप यहाँ पर लिख दियो कि गिवन दैट, दिया है, क्या दे रखा? n के लिए। जो स्मॉल n है ना वो नेचुरल नंबर है। n के लिए क्या भाई? 6 की पावर n। कहा है कि जांच कीजिए, कि जांच करनी है हमें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, जो पूरी संख्या, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। इसने कहा जो पूरी संख्या है 6 की पावर n अंक, जब इसका रिजल्ट निकल कर आएगा क्या है? 0 पर समाप्त होगी। स्टार्टिंग कहाँ से लिखना स्टार्ट करते? इधर से। अगर आप आपसे कोई कहने लगा कि संख्या लिखो आप 393 है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से करेंगे ना, लेफ्ट से। 393 है ना, ऐसे तो लिखेंगे ऐसे। तो कहाँ पर खत्म हुई हो? 3 पर। एक बार और समझ लो, अगर आपसे कहने लगे 15,525, तो आप बताओ कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड से नो लिखेंगे 15,525, 15,525। तो आप देखेंगे हमारा नंबर कहाँ पर खत्म हुआ जाके? 5 पर। तो इसके बारे में भी ऐसे ही पूछ रहा कि आप n क्या है? स्मॉल n नेचुरल नंबर है और 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक, मतलब जो संख्या है पूरी, क्या यो 0 पर समाप्त होगी? क्या ये 0 पर समाप्त होगी? इसके बारे में पूछ रहा। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब चेक करके देखेंगे समाप्त होगी या नहीं होने की। अब देखो कैसे चेक करेंगे आप इसमें। देखो तो आपको तो इसका मीनिंग पता ही होगा क्या, कि n बिलोंग कर रहा इसमें, n बिलोंग टू कैपिटल n नेचुरल नंबर में, तो n का मान यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये नंबर है अनंत तक। और आपको क्या दे रखा? ये दे रखा 6 की पावर n दे रखा। तो स्टार्टिंग में आप n के स्थान पर 1 रख लो, 1 है ना। तो अगर n के स्थान पर आपने 1 रख लिया तो रिजल्ट क्या बनेगा? 6। तो 6 पर समाप्त हो रही। इसी प्रकार n की पावर, इस प्रकार अगर आपने n का मान अब 2 रख लिया तो 6 की पावर हो जाएगी 2 और कितना आ जाएगा? 6 छंग 36। इसी प्रकार 6 की पावर n का इस बार करेंगे आप तो n बराबर आपने 3 रख लिया, तो 6 की पावर 3, 6 छंग 36 का 216।
तो आप इसमें एक निष्कर्ष देख रहे हो कि इसमें पावर n का मान कुछ भी रख ले, बार बार यो 6 पे समाप्त हो रही, 6 पे समाप्त हो रही, 6, इसका इकाई अंक क्या रहा, 6। तो ये जो कि कौन से अंक पर समाप्त हो रही, 6 पर। क्या यो कभी 0 पर हो सके? अगर आप n का मान कुछ भी रखेंगे नेचुरल नंबर में, क्या यो 0 पर समाप्त हो सके? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होने की, यो 6 पर ही होगी। तो जांच कर ली हमने, कह देंगे यो समाप्त नहीं होती। कारण भी पूछागा इसने, अगर इसने कारण पूछा हो जांच कीजिए कि समाप्त हो सकती है, तो इसने कारण नहीं पूछा, बस इसमें यही बताना क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, कह देंगे नहीं 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। वो कहाँ गया, अच्छा ये रहा। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे आप, ये प्रोसेस बार बार ऐसे चलता रहेगा, है ना, एक्स 6 की पावर n अंक, ये डॉट डॉट डॉट, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा भाई आपका। क्या लिखेंगे क्या कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जो संख्या है ना, इसका जो अंक है 0 पर समाप्त नहीं, संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये बस खत्म। कारण पूछता तो इसके बारे में हो रही, बताते क्यों नहीं हो रही, पर इसने कहा कि बताओ हो सकती है, हमने उदाहरण देके देखा कि समाप्त नहीं हो सकती, तो यही छोड़ दो, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्या आपकी समझ में आ गया अच्छे से? ये सवाल किसका था भाई, ये एनसीईआरटी का सवाल था। तो इसे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है ना, और इसकी बस प्रैक्टिस कर लिए, 1-2 बार के, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़े, चलो। और अब जब सभी के पास तो किताब होगी, इसलिए मैं पर्सन पढ़ूंगा और उसका जो डाटा दे रखा है सॉल्यूशन के हिसाब से उस डाटा को मैं लिखूंगा, फिर सोल्व कर दूंगा उसे, ठीक है। किताब तो सभी के पास होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर छापने में बहुत वक्त लगता है, हमें यहाँ पर इस पे छापने में बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त। अब कौन सा सवाल करवाएंगे हम भाई, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6 की पावर 5 पर समाप्त हो सकती है, कारण दीजिए। चलो अगर इसकी बात करें, वो भी ऐसा ही है यार। पांचवा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीईआरटी का ही है भाई। क्या कहा, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए क्यों ये एक भाज्य संख्या है, व्याख्या करनी भाई। ये है आपको दे रखा 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस में 2 गुणा 11, ये है। इसने कहा बताओ, यो व्याख्या करनी है कि यो क्या है, आपकी एक भाज्य संख्या है। हमें व्याख्या करनी है कि ये एक आपकी भाज्य संख्या है, भाज्य। और बाद में ये पूछ रहा अगर भाज्य संख्या क्यों है ये भाज्य संख्या, ये बताओ व्याख्या के साथ। तो इसके बारे में हम बताएंगे भाज्य संख्या क्यों है पूरे पूरी। वैसे आपके मन में ये विचार आता होगा कि आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपका तरीका बताता हूँ, आपके माइंड में चला क्या, आपके माइंड में तो चला है कि सारे की गुणा करवा दी, हाँ जी। मान ले इसकी सारे गुणा करके यहाँ तक के गुणा करके 528 आ गया जी। फिर बीच में प्लस का साइन देख रहे, फिर प्लस लगा दिया। फिर 11 एक गुणा 2 में करवा दी, 11 दूनी 22 आ गया। फिर आप इसे जोड़ेंगे, जोड़ जाड़ के जो बैठेगा भाई कितना बैठ जाएगा, 500, चलो 50 बैठ गया। अब तो आपने इस पूरे नंबर को इस संख्या में ढाल दिया। अब आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर के बाद में फिर पता लगाएंगे क्यों है क्या नहीं है। तो आपके दिमाग में चला है। वैसे आपके दिमाग में अगर ये चीज़ चला है तब भी ठीक है, पर यार थोड़ा बेस्ट सॉल्यूशन भी देखो, करने का तरीका देखो, है ना। आजकल ये नहीं चले इतने लॉन्ग लांगे ठेठ ऐसे तरीके नहीं चले, स्मार्ट तरीके चले। हिंसे उड़ाओ सवाल को, हिंसे ही अच्छी तरीके से उड़ाओ। अब बताओ कितनी देर लो आप गुणा भाग करेंगे इसमें एक नंबर के सवाल में, जोड़ेंगे फिर फैक्टर करेंगे फिर बताएंगे उसके बारे में। अरे जब यहाँ से हो रहा हो तो यहाँ से क्यों नहीं समझते आप, यहाँ से समझो। अगर अब भी यहाँ से फैक्टर करेंगे तब भी यही आवेंगे जो हम बनावेंगे, और फिर भी यही, तो वहां से समझो। चलो तो हम कैसे करेंगे इसे, हम इसमें देखो कैसे करेंगे इसे सोल्व। भाई यहाँ 2 देख रहे, आप कहेंगे हाँ जी 11 भी, तो इसमें कॉमन ले लो दोनों। आपने 2 और 11 कॉमन ले लिया,
तो ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर बचा 17 गुणा 5 गुणा 3, ये और प्लस ये एक बार डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 11 एकम 11, एक बार डिवाइड हो चुका। अब इसकी कैलकुलेशन करवा लेंगे भाई, ये 2 गुणा कितना है 11, इसके करवाओ। 17 पंजे कितने हो जाएंगे, 17 पंजे 85, और गुणा में कितना 3, और प्लस में कितना 1, 4 करेंगे इसे। 2 गुणा कितना 11, करो भाई, 5 या 15 कैरी कितना लग गया 1, 8 या 24, 24 अरे कितने हो जाएंगे 25, और प्लस में 1, तो आपका आ जाएगा 2 गुणा कितना 11, और गुणा ये आ जाएगा 256। ठीक है, अब 256 तो आपका आ गया है, 2 गुणा 11 और 256 कितने का स्क्वायर हो है, 256, 15 का 225, 16 का हो 256, कितने का 16 का। अगर आपको नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा कि स्क्वायर कितना का हो, तो भाई फैक्टर कर लियो, फैक्टर 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 का बाड़ा 12 पे, 2 चिक 12, 2 चौक 8, 2 से काटो 32 दूनी हो 64, 2 से काट लो 16, 2 से काट लो भाई 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे कितना 2, 2 से काटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, मतलब अरे 8 का, हाँ तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 2 की पावर कितनी 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 16 का हो देखो, यो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया और गुणा, और 16 ही हो गया, तो इसका मतलब ये 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, यो 16 का। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ 2 देख रहे हैं आप जी, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 8, तो आप इसे ऐसे लिख सकते 2 की पावर 9 और गुणा में कितना 11, ठीक है। ये आ गया पूरा नंबर, तो इसके फैक्टर ये आ चुके हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 और 11, ये क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। अब व्याख्या करनी है, व्याख्या देखो अभी आप, व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या चाहे आप लिख लियो व्याख्या में, व्याख्या व्याख्या में लिखेंगे अतः अतः दिया दिया गया नंबर या दी गई संख्या, दी गई संख्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या क्यों है भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं भाई, 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है ना, या ये लिख दो, इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लो 2 तथा 11 है, ऐसे लिख दियो आप। क्योंकि अभाज्य जो यो क्या ना, जो भाज्य संख्या होती है उसके मिनिमम कितने गुणनखंड होते हैं, मिनिमम एक को छोड़कर मिनिमम 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड मिनिमम कितने होने चाहिए 2, वो भी एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, अगर एक को हटा दिया या एक को छोड़ दिया तो मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए मिनिमम। अगर अभाज्य गुणनखंड उसका मिनिमम 2 गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़कर एक ही है, तो भाज्य नहीं है, तो इसलिए वो भाज्य है। मिनिमम कितने गुणनखंड है इसके, मिनिमम 2 गुणनखंड है अभाज्य, एक को छोड़कर, तो इसलिए क्या है यो, इसलिए ये दी गई संख्या भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड 2 है, अगर 3 आते तब भी भाज्य है, 4 आते तब भी भाज्य संख्या है, 5 आते तब भी, 6 आते तब भी, 7 आते तब भी, 8 आते तब भी, 2 अभाज्य संख्या आवेगी गुणनखंडों में तब भी, एक आवेगी नहीं है। आई बात समझ में, तो यो कारण है इसका, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन दे दिया, इसकी व्याख्या कर दी सही ढंग से, बस सवाल गया।
तो भाई पांचवा क्वेश्चन हमने करवाया है। ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, छठा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छठा भी इसमें ये बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। व्याख्या कीजिए कि क्या ये भाज्य संख्या है। बिल्कुल ऐसे ही करनी है, बिल्कुल ऐसे ही अपने आप करने का प्रयास करना। और सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें में 3 क्वेश्चन दे रखे, एक करवा रहा हूं, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है फिलहाल ये। ठीक है भाई, किताब मेरे हाथ में है ही। आपके मन में विचार होगा कि मैं कौन सी किताब ले रहा हूँ। किताब पिछली बार ही बताई थी कि चित्रा में है ये किताब। ठीक है, चित्रा में है, चित्रा प्रकाशन में है। और कौन से राइटर ने लिख रखी है चित्रा प्रकाशन में? चित्रा प्रकाशन में राइटर का नाम है के जैन, लेखक है के जैन है। ठीक है भाई, इन्होंने लिख रखी है। प्राइस पड़े है 350 रुपये 80 पैसे, 350 रुपये 80 पैसे। ठीक, चलो अब हम सवाल पाते हैं अपने, जो हमारी मेन बात है, मेन उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई सा भी। चलो 7 का तीसरा देख लूँ मैं। 7 का तीसरा, ये तीसरे में तीन ये दे रखा 336 और ये दे रखा 54। करना क्या है इनका, एक बार मैं पढ़ दूं भाई, एक बार मैं पढ़ दूं, सब पता चल जाएगा मुझे करना क्या है इन दोनों संख्याओं का। ये है, इसने कहा इन दोनों संख्याओं में करना है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म का मतलब है जोड़ा, ये युग्म दे दिए, पेयर दे दिए, पेयर है ना, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इन दोनों संख्याओं के इन जो युग्म में रखा, जो पेयर दे रखा, इस पेयर का हमें एचसीएफ भी निकालना है, इस पेयर का एलसीएम भी निकालना है। 2 जवाब हो गए। तीसरा क्या पूछा, 3 जवाब। तीसरा पूछा तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा लेस है, ये भी जांच करना। तो इस सवाल में 3 जवाब पूछे, 3। ठीक है भाई, तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। इस सवाल में 3 जवाब पूछे। ठीक है, तीनों के तीनों जवाब मैं क्लियर करवा दूंगा आपके, ऐसे ही दोनों क्वेश्चन करने हैं क्लियर। तो पहले एचसीएफ एलसीएम फैक्टर करो भाई, सबसे पहले इनके फैक्टर। ये 336 देख रहे हैं आप, 336, इसके फैक्टर कर लो। लास्ट की जो संख्या है 2 से कट जाएगी, का एक अंक 2 से कट रहा, काट दो। 2 एकम 2, 13, 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 21 दूनी कितने हो 42, 3 सते 21 और 7 एकम 7 गया। लो भाई लो, ये आ गया 336। इसके फैक्टर ये आ चुके कितने, 1 2 3 4। तो आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 4 और गुणा में 3 और गुणा में 7। अब किसके करेंगे भाई, 54 के। किसके करेंगे, 54 के। 54 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 27 दूनी 54, 3 नम कितना 27, 3 त्या कितने 9, 3 एकम 3। ये आ गया भाई। इसके फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 3 की पावर आ गई 3। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती हो, विभाजित करती हो, और या दी गई संख्या डिविजिबल हो उन नंबरों से। ठीक है भाई, भाग करती हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग करते हो, पूरा पूरा काटते हो पूर्ण रूप से। ठीक है, आ जाओ एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ के बारे में बता रखा है कि मिनिमम पावर वाला लेना है। देखो यहाँ 2 की पावर कितनी, जो मैच करेगा, जो एचसीएफ में जो मैच करेगा उनमें से मिनिमम पावर का लेना बस। यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 1 सारी जगह है, सारी जगह तो कॉमन लेंगे, कॉमन पार्ट ले लिया। ठीक, अब 3, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, तो 3 की पावर 1 सारी जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। पड़े चाहे फालतू हो यार, पर है तो 3। और 7 मैच नहीं कर रहा तो छोड़ दो। जो मैच करता है, जो मैच करता है, जो कॉमन होता है, उनमें से सिंगल सिंगल लेते हैं, सिंगल सिंगल। 3 दूनी 6, तो हमारा एचसीएफ तो ये आ गया भाई। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, एलसीएम की। अब एलसीएम पा जाओ। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 1 का काम निपटाएंगे, 2 का। चलो, और इसमें हाईएस्ट पावर वाला देखना पड़े। यहाँ 2 की पावर कितनी है भाई 4, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, तो बड़ी पावर वाला लेना पड़ेगा सारे में से।
तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, फिर गुणा, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ 3 है तो बड़ी पावर का लेंगे 3 की पावर 3। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा 7 का क्या करेंगे, जो मैच नहीं करता बिल्कुल भी कहीं पर भी, गुणा में सारे को पीछे लगा देख रहा है, ऐसे में गुणा में पीछे लगा दो योरा। अब इसके वो कर लो भाई, 2 की पावर 4 का मीनिंग कितना होता है 16, 3 क्या होती है 27, और गुणा में कितना भाई 7। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे, 16 112, 16 सत्ते कितने हो जाएंगे 112, और गुणा में कितना भाई 27, आपस में गुणा करवा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। करवाओ भाई, 27 का डबल कर दो, 27 दूनी कितने 54, 54 का कितना हो जाएगा 4 का, कैरी कितने लग गया भाई 5, 27 से कम 27, 27 और 5 कितने होंगे 7 5 12, 32 का, 2 का कैरी कितने लगे भाई 3, 27 से कम 27, 27 और 3 देख लो कितना आ जाएगा 30, तो ये आ गया हमारा एलसीएम, ये आ चुका। तो 2 जवाब हो गए भाई, कितने जवाब हो गए 2। आप क्या कहेंगे जी हमारे अच्छे से समझ में आ गया, 2 जवाब आपने निकाल दिए, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। ठीक है, तो पहला जवाब ये था एचसीएफ पूछा था, दूसरा जवाब में पूछा था एलसीएम बता दो। अब क्या पूछा, जांच करने पर, जांच करनी क्या करनी, एक बार मैं देख लूं पर्सन में कहाँ गया, जांच कीजिएगी, जांच करने पर, जांच करेंगे भाई, जांच करने पर। अब जांच कर लो, कैसी जांच, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा लेस है, यो कहा है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है में से गुणा लेस है, मतलब एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसमें रखेंगे। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, दोनों बराबर आ गए, तो हमारा रिजल्ट सही है, वरना गलत है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कहाँ से लाभ है, अरे भाई यही थी वे 2 संख्या जो दी थी इसने, ये थी वे 2 संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल 336 और गुणा में कितना भाई 54, बराबर, ये देख रहे हैं आप एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया आपका भाई साहब 6 आया, और एलसीएम कितना आया आपका, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब जांच करेंगे, दोनों साइड आपस में क्या आ जाएगी बराबर, कैसे देखो, जो इसका आंसर आएगा वो इसका, चेक गुणा करके देख लियो आप, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 का कैरी कितने लग गए 2, 6 दूनी 12, 14 का 4 का कैरी कितना लग गया 1, 1 आ जाएगा, और 6 कितने भाई 18, अब आपस में गुणा करवाओगे तो ये आएगा 6 चौक 24, ये आ जाएगा भाई 1800, ये 18,000 ही। ठीक है, तो क्या कह देंगे, जांच करने पर जांच सही है, क्या लिखना चाहेंगे तो लिख दो, चाहे क्या लिखेंगे लास्ट में, जांच सही है। सही क्यों है, क्योंकि दोनों साइड आपस में क्या हुआ है इक्वल है, दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, इक्वल आ चुकी, वेरीफाई होगी, वेरीफाई, इसको हमने सत्यापित कर दिया भाई। क्या सत्यापित करा इसमें हमने, क्या सीखा हमने, कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा ये आ गया, और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल ले और उनकी गुणा करवा तो बराबर बैठता है। आज ये प्रूफ हो चुका सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया, सारे सवाल ऐसे करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, एनसीईआरटी के सवाल थे ये भाई, कहें के सवाल थे एनसीईआरटी के, इस पे हमने क्या लगा दिया एन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखियो, और जिस पे मैं इंपोर्टेंट लगाऊंगा उसका रिवीजन करना जरूरी है, बाद में एक वन शॉट में डाल देंगे वीडियो को, पूरे चैप्टर की वीडियो वन शॉट में डाल देंगे, और डालने के बाद पूरा चैप्टर आप शांतिपूर्वक देख लियो, है ना। इम्पोर्टेंट की डाल लेंगे, इम्पोर्टेंट की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बोर्ड के लायक क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड में जाकर लगेंगे, वे क्वेश्चन डाल देंगे इसमें। ठीक है, इन पर नोट करते रहियो आप भी, जिसे मैं इम्पोर्टेंट कहूंगा वे सारे मिलेंगे आपको बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, किसका है एनसीईआरटी का। 9 क्वेश्चन में जो चीज दे रखा डाटा उसे लिखो ना, गिवन दैट दिया है, क्या दे रखा HCF, वो भी किसका 306 और कोमा 657 का, एचसीएफ कितना दे दिया भाई 9। इसने कहा अगर आप में दम हो तो एलसीएम निकाल कर दिखाओ, 306 और 657 का एलसीएम निकल कर दिखाओ।
करने के कितने तरीके हैं इसके? दो तरीके। नको जी कौन कौन से? पहला तरीका तो ये है चाहे आपके हिसाब से इन्होंने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा, और आप भी निकाल लेंगे तो निकाल कर 9 ही आएगा, तो इन्होंने रख दिया इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है, ठीक है। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, निकाल कर अलग दिखा दो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है फॉर्मूले से है, जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो यूज कर लो। कैसे? सूत्र लगावेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, उससे यूज कर लो, ऐसे तो निकालना। हम जानते, जो भी लिखा था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मैसा गुणा लैस है, मतलब एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब यहां पर देखना, हमारे पास दो संख्या कहाँ है? अरे यही तो थी दो संख्या, एक ये रही एक ये रही। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन्होंने निकाल कर 9 रख दिया चुपचाप। तो दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा? 9। फिर गुणा, एलसीएम नहीं पता, इसी का ही पता लगाना। यहाँ गुणा में तो इधर क्या में चला जाएगा? भाग में। तो आपका आ जाएगा एलसीएम बराबर कितना भाई? 306, और गुणा में कितना? 657, बटे में कितना भाई? 9। 9 के पार्टे से डिवाइड कर लो, को से कर लो, ये कट रहा है, कट रहा, देखिए ये भी कट रहा है 9 से। 9 सत्ते 63, 27 कट रहा भाई, 6 से काट लो, 6 से काट लो। 9 सत्ते 9 सत्ते 9 सत्ते हो जाएंगे 63, कितने बचेंगे भाई? 2, ये 27, 9 तिया 27। तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 70 और 3 73, आपस में गुणा करवा देंगे, गुणा करवा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा करवा का आंसर कैसा आ जाएगा? इसकी गुणा करनी पड़ेगी आपस में, ठीक है। तो इसका मतलब तो बस यही था, आप एलसीएम आपस में गुणा करवा दो दोनों की, और गुणा करवा के क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। इतनी गुणा करवानी तो आपसे आती होगी, कि मैं ये समझूंगा कि आपसे गुणा करवानी है आवे, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो। तो और कौन सा बच रहा भाई इसमें? चलो 10वां सवाल देख लो इसका। 10वां सवाल देखो, 10वां सवाल क्या कहा है इसने? ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। क्या है? एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक। कहा है क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। मान लिया दो संख्या है ए और बी, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 18 है। अच्छा जी। और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 380 हो सकता है। कारण दीजिए क्या? अब डिटेल से समझो। इसने इसने कहा कि बताओ आप, ये बताओ कोई ऐसी दो संख्या हो सकती है का, कोई ऐसी दो संख्या हो सकती है का कि उन दोनों संख्याओं का अगर मैं एचसीएफ निकाल लूं तो बैठना चाहिए 18, ठीक है। और उन दोनों संख्याओं का ही मैं एलसीएम निकाल लूं तो बैठना चाहिए 338। क्या हो सकती है? कैसे पता लगाएंगे इसका? बताओ बताओ भाई, कैसे पता लगाएंगे? कुछ अता पता है? देखो इसका कैसे पता लगाएंगे। जो भी हमारा एचसीएफ होता है, क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ बहुत पावरफुल चीज है। एचसीएफ हर चीज को डिवाइड करा है, हर चीज को। एचसीएफ प्रत्येक संख्या को डिवाइड करता है। क्या करता है? प्रत्येक संख्या को। एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है। एचसीएफ प्रति दोनों संख्याओं के जोड़ को डिवाइड करता है। एचसीएफ दोनों संख्याओं के अंतर को डिवाइड करता है।
तो एचसीएफ तो यूनिवर्सल मान लो है एचसीएफ को। एचसीएफ बहुत बेहतरीन चीज़ है, एचसीएफ किसी को नहीं छोड़ता। कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 हुआ तो 100% एलसीएम को जरूर डिवाइड करेगा, जरूर डिवाइड करेगा। अगर एलसीएम डिवाइड ना हुआ, पूरा पूरा ना कटा, तो दो संख्याओं का ना तो एचसीएफ 18 हो सकता और उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ना तो 380 हो सकता। ठीक है, अब मैं कारण लिखूँ, ऐसे बताना। देखो ऐसे करेंगे इस सवाल को कॉपी में। कैसे करेंगे, यदि हम चलो यहाँ लिख लीजिए, यदि हम 380 को, यदि हम 380 को 18 से विभाजित करें, यदि हम 380 को 18 से विभाजित करें, विभाजित करें तब करें तो यह पूर्णतः या पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यह पूर्णतः विभाजित विभाजित नहीं होती। अगर यदि हम 380 को 18 से विभाजित करें तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होती। देख लो क्यों नहीं हो रही भाई, 2 से कट रहा, 2 से काट लो, से कितनी बार कटेगा, 2 से 19 दूनी 38, 2 नाम 18, क्या 9 से डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, नहीं कटने का, तो विभाजित नहीं होती, तो कह देंगे नहीं होती। तो 100 इसलिए किन्हीं विभाजित नहीं होती, तो 100 इसलिए किन्हीं किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एचसीएफ 18 व एलसीएम 380 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो भाई इसके बाद थी समझाया ना कि अगर 380 18 के पाड़े से कट जाता, 18 के, तो समझ लो दो संख्याओं का एचसीएफ 9 भी होता और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 380 भी होता, पर ये पूरा पूरा कट ही नहीं रहा, क्योंकि 190/9 आ रहा और 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होने का। तो इसी कारण तो क्या होता है, डिवाइड नहीं होता तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती संख्या। तो 100 इसलिए किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 नहीं हो सकता और एलसीएम भी 380 नहीं हो सकता। ऐसा लिखना है बस, इसमें आंसर आ चुका। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, अब मैं सरफ करता हूँ। ठीक है भाई, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो कल भाई और कल करवा देंगे आपको इसके सारे, है ना। एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल का जो काम है आपका, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना आप। ये एक्सरसाइज के एक दो सवाल बच रहे होंगे, इसे भी सारे कंप्लीट करवा देंगे। फिर आपकी चल जाएगी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पेपर में 100% आनी आनी। एक तो आपको थ्योरम समझानी पड़ेगी, फंडामेंटल थ्योरम कैसे यूज करते हैं, है ना, इसमें अपरिमेय संख्याओं में। इसे ध्यान से समझेंगे आप कल, और इस पर सवाल समझेंगे। इसके सवाल 100% आते आते हैं, बस फिर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। आज के लिए यहाँ तक ही है।
देखो मैंने आपको बेटर से बेटर समझाने है ना, हमने आपको बेटर से बेटर समझाने का प्रयास करा अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से, जितना भी सिंपल तरीका हो सके बिल्कुल आसान तरीका वो आपको समझाने का प्रयास करा। अच्छा भाई, फिर भी अगर कुछ दिक्कत आ गई हो, कुछ आपको ऐसा लगता हो कि नहीं सही तरीके से नहीं खोल पाए, पूरा एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाए ये भी, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि क्या कहाँ पर आपको दिक्कत आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।